सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, शहबाज शरीफ ने ऑफ़र कर दिया कौमी असम्बली में खड़े होकर कि 2018 के इलेक्शन का भी आप इंक्वायरी करवा लें। ठीक। अगर 2018 के इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ था, जैसे डब्बे भरे गए शहबाज शरीफ के बकौल और जिस तरह बंदों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, ठीक, तो फिर 2024 का इलेक्शन भी हुई है। अगर वो हुकूमत ठीक थी तो ये हुकूमत भी ठीक है। तो एक ऑफ़र शहबाज शरीफ ने एक तरह से की है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, मैंने ये एनालिसिस अपने वीलॉग में भी किया, कि वो एक्चुअली नॉर्मलाइज करना चाहते हैं जो कुछ 2024 में हुआ, तो उसको कंपेयर करते हैं वो 2018 के साथ। एक वारदात तो ये है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब बड़ी चालाकी से इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं कि मैंने तो ऑफ़र की थी तहकीकात। ये कल को यही कहेंगे ना, जिस तरह आपको याद है एक दिन इन्होंने कहा था कि मिसाक के मईशत कर लेते हैं, बिल्कुल, और उसको मरियम नवाज ने करार दे दिया था मजाक के मईशत। ठीक। इससे पहले कि पीटीआई जवाब देती, पीएमएलएन ने खुद ही अपना आइडिया वापस ले लिया और बाद में शहबाज शरीफ आज तक ये कहते हैं कि मैंने तो कहा था मिसाक के मईशत कर लेते हैं, तो मेरी तो इन्होंने बात ही नहीं मानी। आज उसी तरह शहबाज शरीफ ने एक बात की है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, आप लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, कि पीटीआई को फौरी तौर पे ये ऑफ़र कबूल करके हर फोरम पे इनको एक्सपोज करना चाहिए। देखें, बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो एक तरह से, एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि एतराफ़ जुर्म कर ली है। क्योंकि देखें, उन्होंने बात यहाँ से शुरू की है कि जी अगर आपको 2024 पे एतराज़ है तो 2018 भी खोल लें, तो 2024 तो आप मान गए ना कि आपने डब्बे भरे। लेकिन चलें, पीटीआई जिस तरह आप कह रहे हैं, तोड़े हैं तो वो भी तो तोड़ के जा हाँ, रहे हैं। तोड़ ये के वो जा ये रहे वो हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ज़रूर करें, क्योंकि देखें तहरीके इंसाफ का तो शुरू दिन से मौक़िफ़ ये रहा। इमरान खान साहब ने ऑफ़र भी की थी 2018 के बाद कि हम बनाते हैं कमीशन आ जाए। इन्होंने एक भी इलेक्शन उज़रदारी नहीं की 2018 के ऊपर, और 2018 के ऊपर बाय द वे हमारे वो जो 35 उज़रदारियां उस वक्त पीटीआई की थी जी, और फाफन के जो वो थे हमारे, क्या उनका नाम था, सरवर बारी साहब, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, क्योंकि वो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे शुरू, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उस वक्त जो आरटीएस बैठा उसका फ़ायदा दरअसल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में ना आए। आप जीती हुई सीटें वहाँ पे हारी हैं, फिर इस तरह से मैनेज किया गया जिस तरह से 2024 में किया गया। उस हद तक तो नवाज शहबाज शरीफ ठीक है, लेकिन जुल्म किसके साथ हुआ ये। अब असल चीज़ ये है कि जी ज़रूर तहरीक इंसाफ को तो फौरी तौर पे मैंने नहीं फॉलो किया कि अगर, क्योंकि दोनों ने लीडर ऑफ हाउस अगर बात करता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी फ़ौरन बात करनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन को फ़ौरन ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, एक शर्त के साथ कि जनाब आज़ाद कमीशन होगा, अंपायर आपका नहीं होगा। शरीफों का शुरू से यही मसला रहा है ना कि उन्होंने अंपायर अपने लगाए, तो आपका अंपायर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट अंपायर कर लें, कोई इंडिपेंडेंट बंदा कर लें जिसके ऊपर सब कुछ। इज इट पॉसिबल कि ये इंक्वायरी पाकिस्तान के अंदर से कोई करे ही ना? क्योंकि देखें, जब फौज और फौजी जर्नैल खड़े हुए होते हैं ना, तो पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई रिटायर्ड जज भी ये हिम्मत नहीं करता कि उनके बच्चों का भी जीना हराम नहीं। लेकिन देखें, क्या ये मुमकिन है जैसे ये स्कॉटलैंड यार्ड में पाकिस्तान में? उसमें प्रॉब्लम सुन लेना। प्रॉब्लम ये है कि अब मेरा एतबार बाहर के इदारों पे भी नहीं रह गया, क्योंकि अगर यूरोपियन कमीशन की 2024 के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट दब सकती है, पब्लिक ही नहीं हुई, बिल्कुल पब्लिक ही नहीं हुई, कॉमनवेल्थ की दब सकती है। यही बात जो है ना जी, 2024 के इलेक्शन की तहकीकात तो यहीं से एक यूएन की रिपोर्ट ले लें जी, एक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट ले लें, एक आईएमएफ की रिपोर्ट, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ले लें। ये 4 रिपोर्ट्स तो हैं बाहर, जो कि 2024 के इलेक्शन के बारे में पड़ी हुई, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। अगली बात है, पहले ज़रा 2018 की बात कर लें। 2018 के इंतखाबात में हम बैठे थे, लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे और पीटीआई जीत रही थी। आरटीएस बैठने से पहले अचानक खबर आई कि जी आरटीएस बैठ गया, रिजल्ट रुक गए। और वो इसलिए रोके गए थे कि इमरान खान की सिंपल मेजॉरिटी को रोकना था। और वही नंबर्स किस में तकसीम किए गए? 15 नंबर वो बाप पार्टी को दिए गए, वो एमक्यूएम को दिए गए, वो दिए गए आपके काफ लीग को, वो दिए गए आपके नून लीग को, इनको दिए गए वो नंबर। और वही नंबर फिर कब इस्तेमाल किए गए? जब आपका रेजिम चेंज ऑपरेशन होना था। एग्जैक्टली वही बंदे थे। 20 से ज्यादा सीटें छीनी गई थी जी हाँ, और कराची में चंद सीटें दी भी गई थी। तो इमरान भाई वही 20 लोग थे जिन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं डाला था। पंजाब में एग्जैक्ट वही नंबर आया था। हमें जब हम एक पहलू देख रहे हैं ना, तो दूसरा भी देखना चाहिए।
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आरटीएस को बिठा के पंजाब, सेंट्रल पंजाब में, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, मैंने सर्वे किया था और पक्की रिपोर्ट्स थी, मकामी जर्नलिस्ट भी हैरान थे कि ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे पीटीआई हार जाए। वेव चली हुई थी। तो 20 से ज़्यादा सीटें सेंट्रल पंजाब से चोरी की गई और कराची के अंदर कुछ थोड़ी सी सीटें ऑब्लाइज भी किया गया। तो उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि इमरान खान की ना सिर्फ वो जुबान बंद करें बल्कि इमरान खान को बेसाखियां पकड़ा दें। जी, ये हुआ आपके साथ, लेकिन हुकूमत आपको बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपने हुकूमत बनाई। अब जो 2024 में हुआ उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन से किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल कि आप उम्मीदवार को अगवा कर देते हैं? नहीं, इसमें तो ये किया ना 2024 में तो ये किया कि एक तो प्री पोल रिगिंग तो हुई, फिस्तायत बड़े हुई, पैमाने पे इंतखाब बड़े निशान पैमाने भी पे ले हुई, लिया। ठीक है ना। उसके बाद जो हुआ, इसके बावजूद पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार जीत गए और जीतने के बाद फिर तो ये हुआ ना 2024 में तो फॉर्म 47 तकसीम किया गया, बिल्कुल, जो कि 180 सीट्स के ऊपर 181 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 बजे तो तक इसकी जीत रही थी। तहकीकात करेगा कौन? अब ये सवाल है, तहकीकात कौन करेगा? देखें प्री ऑफर एक तो हुई ना रिगिंग, प्री पोल रिगिंग हुई, एक हुई ऑन द डे रिगिंग हुई। अब उसमें दो डिफरेंट चीजें हैं, उसको डिफाइन कौन करेगा, इसको देखिए, देखेगा PMLN ने कौन। एक आपने भी शिकायत कहा की कि थी। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, फिर ये बात सामने आ गई कि इंडिपेंडेंट कहाँ से लेने, इंडिपेंडेंट बाहर से लेने हैं। बाहर वालों की हालत ये है कि अभी यूरोपियन यूनियन की आपने बात की है, उनकी बात की है, तो करेगा कौन? देखिए, पीएमएलएन ने एक शिकायत की थी, एक कि महकमा ज़राअत से किसी एमपीए को फ़ोन आया। वो एमपीए आज तक हमें सामने ही नहीं आया, दोबारा मिला ही नहीं, कि किसी एमपीए को महकमा ज़राअत ने फ़ोन किया और कहा जनाब कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें, और फ़ोन करने वाले ने बताया कि मेरा ताल्लुक महकमा ज़राअत से है। अब वो हो सकता है कोई आईएसआई को कोई बंदा हो, कोई हरामदर्दी कर रहा हो और उसकी ये कोशिश हो गई कुछ ना कुछ करके मैं पीटीआई में इसको ज्वाइन करवा लूँ या कुछ कर दूँ, बहुत मुमकिन है। इसके अलावा और ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। इधर तो बंदे घरों से ही गवाह हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, अपने हजारों कारकुन जेलों में डाल ये दिया, मेरा अपने पॉइंट है ना इंतखाबी कि निशान इन छीन लोगों से आप किस तरह एक्सपेक्ट नहीं, करते हैं? मुझे दूसरा तो तो- लगता है ये ऑफर नहीं है, ये तो सर इसमें गेम कमीशन कर बना रहे के हैं। ना नदीम अंजुम रिटायर हो गए हैं, उनको कमीशन का बनाया गया। अच्छा, इसमें बाय द वे ठीक आप कह रहे हैं कि इसमें ज्यादती इतनी ब्लेटेंट हुई है 2024 में कि अगर नदीम अंजुम भी अंपायर बन जाए ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी फैसला लिखा नहीं जाना। मेरा मशवरा ये है कि अगर ये कोई सही रिजल्ट चाहते हैं तो काजी फैज ईसा को बना लें। सिर्फ पूरे मुल्क में एक ऐसा आदमी है जो शरीफों के हक में ये रिपोर्ट भी लिख सकता है। हाँ, उसके अलावा तो उसके बंदा अलावा कोई कोई। नहीं। क्या नदीम अंजुम से भी ये बार नहीं बल्कि उठाया। ये 3 बंदों पे कमीशन बनाए, एक आर्मी से लिया जाए जनरल नदीम अंजुम को, जी एक जुडिशरी से काजी फायद ईसा को, जी, और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। राजा को, ये इन 3 का तीन- बना- और नहीं, जनरल बाजवा भी वेला है, उसको साथ शामिल करें। हाँ, तो ये चारों मिल के एक कमीशन बनाए और 4 रुकनी कमीशन इसके ऊपर फैसला करे, हाँ। ताकि जो बाकी कौम रहेगी ये गालियां देने में वो भी शुरू हो जाए। बल्कि अगर ये 4 लोग इकट्ठे बैठ ही जाएं, मेरा ख्याल है रिसोर्सेज ज़ाया करने के बाद बगैर कन्फेशन ही लिख दें तो बात हल हो जाएगी। और नहीं, ये चारों इसकी रिपोर्ट- इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात ये है कि बात ये जो इसने प्राइम मिनिस्टर ने की है ना, बैठ के जो फ्लोर ऑफ द हाउस, लोगों को स्टूपिड बनाने अच्छा। वाला मसला। और सर, मुझे ना, तो ना, इमरान भाई मैं कुछ नजर नहीं आता। we आपको have लगता to है be very सीरियस है ये? serious, सर। नहीं, हमें इसी हमें से- होना चाहिए। वजह क्या है? हम तो हो जाएंगे सर, serious, ये हम तो जर्नैलों पे- चाहते हैं कि investigation सर, हो। इलेक्शन चोरी करने वालों पे, चाहे वो 2013 का इलेक्शन है, चाहे वो 2008 का इलेक्शन है, चाहे वो 2018 का इलेक्शन है, चाहे वो 2024 का इलेक्शन है, एक तो कंपैरिजन कोई नहीं है, किसी इलेक्शन का कोई कंपैरिजन नहीं है 2024 के साथ। जो हमने 2000, ये तो ऐसे है कि इस आदमी ने मर्सिडीज चोरी की, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, ये सारा कुछ किया, जब उसे पकड़ा तो उसने कहा देखो 3 पहिए वाली साइकिल है। यानी ये इस तरह का है ना, इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि तुमने जनाब अरबों रुपए लूट रही है और तुम कह रहे जी फलाना आदमी जो उसने लॉलीपॉप चोरी करके खाया था या उसको लॉलीपॉप दिया गया था। आप, ये कंपैरिजन नहीं है। ये जुर्म की डेफिनेशन में ये इतना बड़ा जुर्म हुआ है। एक्चुअली जर्नैलों के ऊपर बनता है जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए गद्दारी का मुकदमा। इन्होंने आइन के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी की है। जी। इन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन को डिले करके आइन तोड़ा, बल्कि इन्होंने इलेक्शन के साथ जो रेप किया, इन्होंने, मैं इसको रेप का वर्ड कहूंगा, कि 2024 में 8 और 9 फरवरी की रात को जो इन्होंने कर दिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान आज तक उस एक रात की कीमत चुका रहा है। इसे नहीं, और दूसरी एक और चीज़ भी है ना, देखें जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा कि उस रात के इलेक्शन की, इस इलेक्शन में तो प्री पोल रिगिंग है, बड़े प्री पोल रिगिंग है, जिसमें आपको सबसे बड़ा तो किरदार नज़र आएगा उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का, काजी कि किस तरह से एक जमात को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग ब्यूरोक्रेसी से आरोज जी, आरोज के बाद, अच्छा वो देखें ना, आज तक तो इस चीज़ का ही फैसला नहीं हो सका
कि आपके पिंडी के कमिश्नर ने जो वो स्टेटमेंट दी थी किधर है? वो किधर तो गया, उस स्टेटमेंट की आप कोई कर लें, जिसने तो साफ नाम नॉमिनेट कर दिया था ना कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों ने मिलकर ये सारा इलेक्शन चोरी किया। तो ये कैसा मुल्क है जिसके अंदर इसकी भी कोई तफ्तीश नहीं है, कोई तहकीक नहीं है। लेकिन देखिए इसमें एक और चीज़ भी है ना, अब मूविंग फॉरवर्ड वाली बात है। एक बड़ा अहम सवाल है, मैं आप सब दोस्तों से करना चाहता हूँ। चलें, ये तो मुझे नज़र आ गया, वो ओवर ड्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर साहब आज मतलब देखें 23 जून है और 23 जून को डबल ब्रेस्ट कोट पहन के, और वो कपड़ा भी मुझे खासा गर्म लग रहा नहीं, था। वो पहले उसने बहुत ड्रामा किया, वो हमेशा खाकी कलर का एक सूट पहनता था और एक सफारी सूट पहन के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं अवामी आदमी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये कपड़े अपने बेच दूंगा अवाम को आटा खिलाने के लिए। फिर उन्होंने उसके बाद कॉम बेच दी, PIA बेच दिया, पाकिस्तान का सारा सौदा बेच के असल में अब वो महंगे सूट पहन के फिरता है। ये मियाँ शरीफ का वो बच्चा है जो प्रिटेंड ये करता है कि वो हबीब जालिब का है, हत्ता कि हम सबको पता है कि ये मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब का बेटा और पहनावे से वो प्रिटेंड करता है कि जैसे वो यहाँ पे कोई इधर ऑक्सफोर्ड का रहने वाला है। ऑक्सफोर्ड। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अपोजिशन कहाँ है, मुझे सिर्फ ये बता देना। देखें, ये ऐवान में आते हैं, ऐवान में आके ऐसी तकरीर भी करे जाते हैं। मुझे एक सिर्फ इशू है कि अपोजिशन की जानिब से, चलें एक तो उनके ऊपर जुल्म बहुत है, वो बात करते भी हैं तो एयर नहीं होती, सब कुछ है, लेकिन एक बी फिटिंग रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए ऑन द फीट के अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा हो और कहे जनाब कि बिल्कुल हम आपकी ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, अब आपने भागना नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बिठा ले इनको कि आ जाओ भी बैठो, क्या अब आपने भागना नहीं है, आप बताएं, आ जाएं, कर लें इसकी, दोनों का 18 का भी कर लें। और अभी जो बाय द वे जो अपोजिशन लीडर हैं उनका स्टेक तो ना 18 में ना 24 में। शहजाद अकबर साहब बैठे हुए ना, स्पीकर ने एक बात की, तरह शहजाद अकबर साहब सिस्टम में थे, इनसे पूछते हैं। इजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर एक दफ़ा भी अमल दरामद नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा जी हम आपकी मिन्नतें किया करते थे, आप प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देते थे, हकायक हम जानते हैं, आप बताएं आपके पास गवर्नमेंट में उस वक्त क्या चल रहा था? जो उस वक्त नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर किसका नहीं हुआ? जिस हमजा शहबाज तो रहा ही वहां पे है सर, हमजा शहबाज तो पंजाब की बात है ना। आपका सबसे बड़ा आदमी ख्वाजा आसिफ ना सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होने के ऊपर बाकायदगी के साथ असेंबली आता था, बल्कि असेंबली में नहीं जाता था और सारा दिन अपनी लॉजेस के अंदर रहता था। हत्ता कि उस वक़्त, आज जो इस वक्त सिस्टम का सबसे फेवरेट आदमी है फैसल वाडा, वो सुबह शाम आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिकायत करता था जी कि इसको अडियाला रखें, ये इधर क्यों रहता है, प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब ये है। लेकिन वजह फिर कोई और होनी है नहीं, हाँ वजह जो भी देखें उस वक्त क्या था, और ये क्रेडिट देना चाहिए असद कैसर साहब को। एज अ स्पीकर मैंने खुद देखा, मेरी असद कैसर साहब से कोई कह लीजिए बहुत चीज़ों पे इख्तलाफ भी हो जाता है। असद कैसर ने और परवेज इलाही ने जी इनको बहुत फैसिलिटी, इन्होंने एज स्पीकर एक्ट किया है। असद कैसर साहब जो थे वो एज स्पीकर एक्ट करते थे, और मुझे हो सकता है उस वक्त बुरा लगता हो कि यार तुसी की देखो इन्होंने ये क्या करते हैं। वो कहते थे नहीं देखो, ऐवान के लिए मेरा रोल स्पीकर का है, और ये मैंने असद कैसर को खुद, ये और बात है कि आखिरी दिन असद कैसर साहब को वो रूलिंग पास करनी चाहिए थी जो कासिम सूरी को करनी पड़ी। उस दिन असद कैसर साहब बैठ गए थे, और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि काश आज हमारी जमात में कोई वो वो मुल्तान वाले जो साहब हैं जिन्होंने जरदारी के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी, मिसाल तो गलत थी, लेकिन कम अज़ कम कोई अपने लीडर से और अपनी कॉज से वफादारी दिखाने के लिए आप किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर नहीं थी। लेकिन जहाँ तक ये बात है, मैंने ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने उस दिन भी ख्वाजा आसिफ को कोट करके ट्वीट की थी कि मैंने कहा जवाब दो ना कि पहले दिन जेल में आपको मेमोरी फोम पहुँचा दिया गया था जिस दिन आप अरेस्ट हुए थे, क्योंकि आपने बताया हमें कमर की तकलीफ़ है, आपको मेमोरी फोम पहुँचा दिया गया। आपकी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होते हैं, और सिर्फ इसके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं, आपका शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर आता था। रही बार है शहबाज। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पार्लियामेंट जो आज की पार्लियामेंट है उसको फिर ये पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं चला रहा। नहीं, स्पीकर तो खैर देखें ना, स्पीकर तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं वज़ीर आज़म ही नहीं चल रहा। सदर पाकिस्तान का स्टेटमेंट सुना, पीपल्स पार्टी जिसने अपनी पूरी पॉलिटिक्स को जब दोबारा खड़ा किया 80s में, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर खड़ा किया। भुट्टो की फांसी से पहले जब भुट्टो के अच्छे ताल्लुकात थे जर्नैलों के साथ, तो भुट्टो ने इस पार्टी को बिल्कुल ऐसे रखा जैसे काफ लीग है। भुट्टो ने जर्नैलों को डैडी भी कहा, उनके साथ बहुत ताल्लुकात बनाए। भुट्टो ने जर्नैलों के कहने के ऊपर पाकिस्तान में हर तरह का गंद मारा, उसने मुखालिफिन के ऊपर मुकदमात करवाए, भुट्टो ने बहुत जुल्म करवाया, बंदे भी पाकिस्तान में मरे। भुट्टो की कोई पॉलिटिक्स जब उसने अपनी ज़िंदगी में आगाज़ की तो कोई काबिल फ़ख्र नहीं है, उसके ऊपर कोई आदमी फ़ख्र नहीं करता, तो बहुत जुल्म किया उसने। लेकिन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाती, हाँ, तो वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुजरिम होता, वो बहुत बड़ा विलन जमहूरियत के तौर पे उनको जाना जाता। भुट्टो ने फांसी लेकर अपना दाग धो दिया,
पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत के अंदर एक इनकलाबी पॉलिटिकल पार्टी, या कम से कम चले इनकलाबी नहीं तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, बीपी ने वो सारा वैक्यूम कवर कर लिया। आज आसिफ अली जरदारी खड़ा होकर सिंध में कहता है, जहां भुट्टो दफन है, वहां पे एक जरदारी खड़ा होकर उस पार्टी पे कब्जा करके वो ये कहता है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं। बड़ा ही अनयूजुअल स्टेटमेंट है। सरदर्द तो है ही नहीं कोई आपका, ये तो एक टाउट है जो वहां बैठा हुआ है, उसका बेटा वो उससे बड़ा टाउट है। और इनको पता है कि वो शहबाज शरीफ कहता है ना, ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। ये सारे मिलके ना जीएचक्यू के बाहर एड़ियां रगड़ रहे हैं कि चश्मा इधर से ही निकलेगा, इक्तदार का चश्मा इनका वहां से फूटता है। हत्ता कि इनको बताएं इमरान साहब, मैं खुद पोठवार से हूँ, वहाँ पानी जो है ना वो 180-90 फीट से नीचे ही जाता है। एड़ियों से तो नहीं निकलता, ये एड़ियां बहुत रगड़नी पड़ेगी। वो तो चश्मे नहीं निकलेंगे, छोटे छोटे ना नाला नहीं निकल सकता है। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड मुझे ये बताएं कि ये तो चले हो गया, इन्होंने ऑफर की, मेरा नहीं लगता ये सीरियस है, लेकिन वे फॉरवर्ड अब क्या है? क्या हम अडियाला की तरफ देख रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अडियाला की तरफ मुझे लेके चले ना, कि अभी कुछ जो सुनने में आ रहा है इस वक्त कि कोई तहरीक चलाने की भी सोची जा रही है, अडियाला की तरफ मार्च के ऊपर भी बड़ी सीरियस कंसिडरेशन हो रही है। पहले आप एक स्केच बना लें, और वो हम सबको बनाना पड़ेगा क्योंकि हम सब इमरान खान को अलग अलग एंगल से जानते हैं। आपने उनके साथ काम किया हुआ है, आपने बहुत लंबा अरसा इमरान खान साहब के साथ रिपोर्टिंग की और आपका एक दोस्ती वाला ताल्लुक भी है। मैंने प्रोफेशनली इमरान खान का ना सिर्फ इंटरव्यूज़ किए, बल्कि वो पिछले जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से लगातार मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व भी किया, बहुत मुलाकातें करने का मौका भी मिला। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो उनसे सुनी वो मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है, लेकिन बाद में वो ठीक साबित हुई। हम पहले उसकी एक शख्सियत को स्केच कर लेते जी, कि क्या इमरान खान एक डील दे सकता है आसिम मुनीर को और मौजूदा रजीम को, और अगर दे सकता है तो किस नौइयत की और किस लेवल तक दे सकता है? मेरे ख्याल में सबसे पहले आप बताएं। नहीं देखें, इसके साथ एक बुनियादी सवाल दूसरा भी है कि क्या उसको डील देनी चाहिए या नहीं। दो चीज़ें ना यहाँ पे। सर वो इखलाकियात को छोड़ना, उसकी शख्सियत पे नहीं, शख्सियत पे आ जाए। मैं अगर आप मुझसे शख्सियत का पूछे ना, तो मैं आपको दुनिया की बात बता देता हूँ जो इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, और जिसका इमरान खान ने बड़ा जवाब भी दिया होगा। मैं आपको बताऊँगा तो आपको याद आ जाएगा। इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा अपोजिशन क्या एतराज़ करती थी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, कि जी यू टर्न बड़े लेता है, ठीक है। उसके ऊपर खान साहब की रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट मौजूद है कि जिसको आप यू टर्न कहते हैं ना, वो बेसिकली सियासत में आगे बढ़ने का कदम है। स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, या अगर आपको ये एहसास हो कि यार मेरी ये बात दुरुस्त नहीं थी या मेरा ये लाइन दुरुस्त नहीं थी, तो मैं नहीं होनी चाहिए सियासत के अंदर, इस चीज़ के अंदर मैं का कोई किरदार नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि वे फॉरवर्ड, बट रियल वे फॉरवर्ड, इमरान खान के साथ आप एक काम नहीं कर सकते, उसके साथ आप 2 नंबरी नहीं कर सकते। आप उसके पास जाएंगे ना, उसे कहेंगे खान साहब जेल ब्रेक का एक आइडिया है, ही विल नेवर लिसन टू यू। आप उसको बताएंगे खान साहब आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन अब आगे बढ़ने का एक तरीका है, एक रास्ता है, सिर्फ उस तरीके और रास्ते को ना आपने कानूनी बनाना है। आप इमरान खान के पास कोई गैर कानूनी प्रपोज़ल लेकर जाएंगे, कोई आप उसके पास रिजीम चेंज का प्रपोजल ले जाएंगे, तो वे जाके आप कोई चीज़ करेंगे, वो नहीं मानेगा। क्योंकि देखें, अगर उसने मानना होता तो ये 3 साल तो उसने जेल में नहीं रहना था, वो 3 दिन ना जेल में रहता। देखें पाकिस्तान वो तो उसको एक दिन पहले भी, आज अलीमा खान ने कहा कि एक दिन पहले ऑफर थी। देखें पाकिस्तान की तारीख के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स की प्रिंसली लाइफ रही होगी जितनी प्रिंसली लाइफ एक इंसान होता है ना जो पैदा ही शहजादा होता है, वो शख्स तो पैदा ही शहजादा हुआ ना, बचपन से ही वो एक सुपरस्टार बन गया। और आपने देखा है, आप इधर मुझे बताएं ना, आप इधर बरतानिया में रहते हैं, यहाँ पे लोग आपको हाथों पे नहीं उठाते सिर्फ इसलिए कि आप एक स्टैंड पे खड़े। आपको सिर्फ लोग मिलेंगे वो जो हमारे ओवरसीज हैं। इमरान खान को तो यहाँ गोरे भी उठाते, पूरी दुनिया, मतलब देखे ना, उसकी वजह है कि उसका स्टारडम जो है वो चाहे स्पोर्ट्स है या फिलॉन्थ्रपी है या सियासत है या कॉजेज हैं, जब पूरा पाकिस्तान अमेरिका के सामने, सर देखिए ऐसा नहीं है कि उसको उसके माँ बाप ने लेके पूरा पाकिस्तान बशमूल हमारे मौलवी साहिबान के अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के ऊपर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। उस वक्त इमरान खान एक सिंगुलर पार्टी थी जिसने कहा वॉर ऑन टेरर भी गलत है, ड्रोन भी गलत हैं, ये अमेरिका की सारी जंग गलत है और ये अफगानिस्तान के अंदर इनकी स्ट्रेटजी भी गलत है। आज वो साबित हो गया। अच्छा, अब इस बंदे के साथ ना आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि खान साहब हम कोई 2 नंबरी कर लेते हैं। इस वक्त वो अबव 70, वो इस वक्त ही इज़ लिविंग। देखें, इमरान खान के बारे में एक चीज़ कही जाती थी कि जी ग्रीक मिथोलॉजी का ना एक हीरो है,
ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर है लेगेसी। वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी ज़िंदगी तो बेमानी है, मैटर ये करता है कि आपने लेगेसी क्या छोड़ के जाना है। इमरान खान के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप इमरान खान के साथ, आप कहते हैं ना जी कोई बड़े से बड़ा बंदा, आज भी कोई बंदा अगर उसके साथ, ये अभी तक प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा बेचते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट वाले, वो जाके उसको डील ऑफर करने की कोशिश करता है। यार वो डील में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप उसके साथ बैठे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ प्रैक्टिकल। आप ये कह रहे हैं, सिंपल इसको करते हैं थोड़ा सा, आम आदमी भी सुन रहा है ना, इसको ये हम बता देते हैं कि अभी तक की गुफ्तगू का मतलब ये है कि इमरान खान डील पे आमादा नहीं है, रास्ता वो निकालेगा। बिल्कुल निकाल। देखिए मैं उसको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप देखिए कि हमारे पुराने सदर आरिफ अलवी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जब आसिम मुनीर साहब को बाद अज रिटायरमेंट आर्मी चीफ बनाया गया, तो आरिफ अलवी साहब ने जाके बात की ना इमरान खान साहब से कि जी आप, एक रास्ता ये है कि उनको ये लगता है कि जी आप इसमें कोई मसला करेंगे, आप इसमें कोई मसला ना करें। तो इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी जो अलवी साहब ने रिपोर्ट की है। उन्होंने कहा यार एक बंदा जब बन गया तो मैं कौन होता हूँ उसके ऊपर करके इतराज़ करने वाला। ठीक है, उसको बना दिया गया तो ठीक है, ये मेरा इशू नहीं है, मुझे तो उसके काम से गर्ज है ना। तो मुझे बताएं, अगर इमरान खान ने कोई पर्सनल ग्रज रखना होता तो वो तो पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट जाके खड़ा होता जाता। उस वक्त तो उन्होंने इतने पंजे नहीं जमाए थे ना कोर्ट के ऊपर। 2 जजों ने आपके खिलाफ दे देना था भाई आप रिटायरमेंट के बाद नहीं बन सकते, आपकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जानी थी। लेकिन इमरान खान ने वो रास्ता नहीं अपनाया। मेरे पास आईनी इख्तियार दी इनके पास है, उनके जो है सदर ने बनाया ये सब कुछ। अब कहने का मकसद ये है कि इमरान खान बिल्कुल पॉजिटिवली काम कर सकता है, लेकिन इन्होंने क्या कोई पॉजिटिविटी की चीज़ छोड़ी है उसके साथ? जो जुल्म उसकी बीवी के साथ हो रहा है, मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि जो रिपोर्टें वहाँ से आती हैं ये तो किसी जहनी बीमारी का बताते हैं कि आप एक शख्स की बीवी को, जो सियासत में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको आज तक उसकी कमज़ोरी नहीं मिल रही और आप उस बीवी को कमज़ोरी बनाना चाहते हैं। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि यार उस औरत को भी दाद देनी पड़ती है कि जिसने ये कमज़ोरी नहीं बनने दिया, वरना सर मतलब बहुत सारी बीवियाँ तो पहले चपेट जूती उठा के शुरू हो जाए ना खावंद को, तूने मुझे कहाँ फंसा दिए। लेकिन आपने उनका रिजॉल्व चेक कर लिया, 3 साल हो गए हैं जुल्म के। अब तो देखें ना, आपको 5 साल हो गए हैं। 5 साल बाद आपने किधर लेके जाना है? इकॉनमी आपकी ज़ीरो है, सियासत आपकी ज़ीरो है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, पड़ोसी किसी से आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है और आप चौथे महल्ले में सुलह कराने फिर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं ना कि इसके बाद अगर आपने वे फॉरवर्ड या मूव फॉरवर्ड करना है, और फिर पूरी बात आ जाती है मक्तदरा की, क्योंकि पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने आप को, देखें पर्सनैलिटीज़ मैटर नहीं करती। आज सुबह मैं और साबिर भाई भी बात कर रहे थे, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ना ही मुशर्रफ से ज़्यादा और ना ही ज़िया-उल हक से ज़्यादा वेस्ट की जो है कोई फेवरेट पर्सनैलिटी हैं या उनके लिए खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन 2 शख्सियात से ज़्यादा तो किसी ने सर अंजाम नहीं दी ना, किसी जर्नैल ने। और बल्कि इन दोनों से ज़्यादा आपको अयूब खान नहीं बोलना चाहिए। उस वक्त कोल्ड वॉर के दौर में ये फेवरेट लोग पाकिस्तान को इस पूरी जंग में, और उस वक्त पाकिस्तान बशमूल बांग्लादेश था, आपने उस कोल्ड वॉर के दौर में पाकिस्तान को वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल किया। तो इतनी बड़ी खिदमात थी और इनकी खिदमात इंस्टीट्यूशनल थी ना, यानी कि अमेरिका का या वेस्ट का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट थी वो आपके साथ थी। इधर तो पर्सनैलिटी है ना कि सिर्फ आप जनाब डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट है, ठीक है यार चलें, अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन हजूर लेगेसी क्या है? आप छोड़ के क्या जाएंगे? आपने इन 5 सालों में छोड़ के जाएंगे भूख, नंग, गिरती हुई मईशत, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी और इंतहाई मतनाज़ा इदारा और नफरत। क्योंकि देखें ना, इदारा आपने मतनाज़ा कर दिया। हम आगे चले गए। मैं जरा थोड़ा सा नजर भाई मैं आपके पास आता हूँ, साबिर भाई से। नहीं ठीक है। साबिर भाई, ऑफर इमरान खान साहब को की जाती है बार बार, वो क्या ऑफर कर सकते हैं? और अब पिछले दिनों से ये खबरें आना शुरू हो गई कि सिस्टम थकना शुरू हो गया। सिस्टम क्यों थक रहा है? एक तरफ में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अब उस तरीके से एहतजाजी सियासत नहीं कर रही, ना वो वैसे जोर लगा रहे हैं जैसे पहले लगा रहे थे। तो फिर सिस्टम के थकने की वजह क्या है, क्या समझ आ रही? नहीं, सबसे पहले इमरान खान को जो इन्होंने समझा था ना, वो कैलकुलेट नहीं हुआ, बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल। जो समझ के ये मजाक उड़ाते थे, ये खिलाड़ी है, सारी उम्र क्रिकेट, मम्मी डैडी का लफ्ज़, मम्मी डैडी एक दिन नहीं निकालेगा। हाँ, क्रिकेट खेलिए, इसको पॉलिटिक्स का क्या पता। असल में वही उसकी स्ट्रेंथ थी। क्रिकेट का मैदान क्या होता है जी? 5-5 दिन आपने खेलना है, गर्मी में भी खेलना है, सर्दी में भी खेलना है, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है अनथक। इनका ख्याल था कि ये नहीं निकालेगा। उसके बाद इनकी ये असेसमेंट भी थी कि इसको
पॉलिटिक्स का नहीं पता, स्टेट्समैनशिप क्या होती है, ये डिप्लोमेट नहीं है। जो इन्होंने उसकी कमज़ोरी वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई, एब्सोल्युटली नॉट। ये डिप्लोमेसी, वो कहते हैं डिप्लोमेसी में ये नाकाम हो गया, वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई। अब आगे बढ़ते हैं कि 3 साल हो गए, ये अब राना सनाउल्लाह साहब भी बता चुके हैं, ये फौजी भाई भी बता चुके हैं कि हमारे सारे अंदाजे कि हमारा ख्याल था कि ये 3 से 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकेगा, इसीलिए इमरान खान को अटक भेजा गया। अटक में उसको बिस्तर भी नहीं दिया गया, उसको गद्दा भी नहीं दिया गया, फर्श पे लिटाया गया, कीड़े मकोड़े वो वाला काम किया गया। और इनका ख्याल था कि बस वहाँ पे है भी नहीं कोई। और लेकिन वो जब 8-10 दिन इमरान खान ने गुजार लिए, उसके बाद उसने कहा बस ठीक है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर चुका हूँ, अब जरूरत ही नहीं है अडयाला जेल भी, कोई एप्लीकेशन नहीं। 2 हफ्ते के बाद इन्होंने शिफ्ट जी। किया और तब इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अच्छा खासा एडजस्ट हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद 3 साल में एक दफ़ा भी जेल के अंदर से कोई पैगाम नहीं आया कि जी मैं थक चुका हूँ। अंदर से कोई पैगाम नहीं आया जी कि मैं थक चुका हूँ। बाहर से पैगाम जाता है कि थक गए। बाहर से पैगाम, जितने पैगाम जाते हैं बाहर से गए। जुल्म करने वाला थक गया, अमेरिका जालिम से थक बुला के भेजा गया, जी, बरतानिया से भेजा गया, अरबियों को भेजा गया, अली अमीन गंडापुर अलिया- को भेजा गया। बिस्तर करवा के निकले लोकल्स तो बेशुमार है ना जी, और बहुत सारे सियासतदान हैं, सबका नाम नहीं लेना जी। चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग सारे गए, बड़े बड़े जरगे गए, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, बड़े बड़े जरगे गए और उनको भेजा गया। अचानक जेल के दरवाजे खुलते थे और पहुंच जाते थे, तो अंदर से कभी भी। अच्छा, अब ये इनका एक और ख्याल था, इन्होंने कहा कि जरदारी साहब क्या जी, उनके लिए इक़्तिदार बहुत अजीज़ है, मोहतरमा बेनज़ीर, नवाज शरीफ साहब, इक़्तिदार चाहिए ना। बिल्कुल इमरान खान का वो हदफ नहीं है, नहीं प्रीमियरशिप अब उसका हदफ नहीं है। ये अगेन इनकी ये, क्योंकि हमने तो आखिरी रात हम उधर ही थे ना, जो आदमी जिसका वज़ीर आज़म हाउस में कोई एक चप्पल भी नहीं थी, वो डायरी के साथ आया और डायरी के साथ चला गया। हम 3 आदमी थे आखिर में जो रुखसत करने वाले। जब इमरान खान चला गया तो तब हमने वज़ीर आज़म हाउस से निकले, साबिर भाई, अरशद भाई और मैं था, हम 3 लोग थे तो वहाँ पे। ठीक है जी। और वो आराम से, और वो पहला शख्स है, पहला वज़ीर आज़म बल्कि कि जो वज़ीर आज़म के तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से गया, उसके पास 5 दिन 6 दिन थे, मजीद 6 दिन थे कि वो वज़ीर आज़म रह सकता था कानूनी तौर पे, जब तक कि अगला आ नहीं जाता। ओके वो वापस नहीं आया, उसने कहा बाय बाय टाटा। फिर उसके बाद उस वज़ीर आज़म ने सबसे पहले जनरल बाजवा का फ़ोन ब्लॉक किया। जब और उनको फैज हमीद का भी, दोनों के नंबर ब्लॉक किए, ब्लॉक कर दिए नंबर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि आए, खाना शाना खाते हैं, हम आपको रुखसत करते हैं, सारे एयर चीफ जो हैं आपको सर्विसेज चीफ डिनर देते हैं। उसने कहा कौन सा डिनर, खुदा हाफिज। तो ये उसका जाने का मामला था। जेल में एक पैगाम नहीं आया, सारे पैगाम बाहर से जा रहे हैं। तो सिस्टम जो है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि सिस्टम थका हुआ है। और अब इशू क्या है, एक और बात, इशू ये है कि ये शहजाद अकबर साहब ज़्यादा उसको लीगल पॉइंट, आप जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि ये इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, ये इमरान भाई, ये है चोरी का इलेक्शन, चोरी का मैंडेट, जाली पार्लिमान, ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, चोरी का माल बनने लगाया हुआ है। ठीक है, चोरी का माल है। एक एलियंस को आपने फॉर्म 47 दे दिया कि जी नज़र अब्बास साहब रुकने कौमी असम्बली हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, इमरान रियाज साहब हैं, मैं हूँ, हम हारे हुए हैं और सबको पता है कि हम हारे हैं, सबको पता है हम हारे हुए हैं। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता कि हम अवामी बना नुमाइंदे हैं। दिया। उसके बाद आगे जो जनरल मुशर्रफ ने दो दफ़ा उन्होंने आइन तोड़ा, एक 99 में और एक नवंबर 2007 में। ज़िया साहब ने सिर्फ एक दफ़ा तोड़ा था आइन, जब उन्होंने मुअत्तल कर दिया। ठीक है जी। अयूब खान साहब ने आइन फारिग करके नया आइन लाया। ये डिक्टेटर थे ना। इन्होंने कितनी दफा तोड़ा? इन्होंने तो हर रोज तोड़ते हैं, फीती करता है, हर रोज तोड़ते हैं। पहले पंजाब असम्बली का इलेक्शन नहीं करवाया 90 दिन में, आइन तोड़ा। फिर केपी का आइन तोड़ा, जनरल इलेक्शन आए, आइन तोड़ा। फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम करवाई, किससे? इलेक्शन और पार्लियामान से। और आपको पता है 27वीं आईनी तरमीम में जो इस्तिस्ना मिला है आर्मी चीफ को,
ये पाकिस्तान के आइन की बुनियाद से मुतसादिम है। हमारा एक करारदाद मकासद है जी आइन में, ओके, वो ये कहती है कि कोई भी ऐसा कानून या आइन नहीं बन सकता जो इस्लाम की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना देकर इस्लामिक वैल्यूज़ को और कवानीन को चैलेंज कर दिया। ठीक, ये जिस दिन आसिम मुनीर साहब ने कुर्सी से उतरना है, ये 48 से 72 घंटे के अंदर उनका इस्तिस्ना वाड़ के वापस हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। जनाब ये आपका और इस्तिस्ना ले जाओ इसको। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये बात वो मजबूर हो गए ये कहने ऑन द रिकॉर्ड बता चुके हैं, बता ये चुके गैर हैं इस्लामी है कि गैर इस्लामी है। और तो- गैर शरई। गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर आईनी। अच्छा साबर भाई, मैं एक सेकंड रोक लूँ आपको। मैं ISI की कैद में था। मुझे एक दिन कुछ ऑफिसर्स आते हैं और मुझे महसूस हुआ ज़्यादा लोग आए हैं, तो कुछ सामने आ गए, बाकी इधर छुप गए साइड पे। तो नकाब उन्होंने पहने हुए थे, मैं अपने सेल में बैठा हुआ था नीचे। तो मुझे उन्होंने कहा जी बात करनी है आपसे। मैं सीधा होकर बैठ गया। मैं फिर इंटरोगेशन आ गई। मुझे जो आखिरी खबर मिली थी ना ISI की कैद में जाने से पहले, वो ये थी कि इमरान खान को छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को छोड़ दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा पकड़ लिया आपने उसको? उन्होंने कहा हाँ पकड़ लिया। मैंने कहा कब पकड़ा? कहते ये छोड़े, बताएं कितने दिन में टूट जाएगा। उन्हें लगता था कि मैं कुछ उन्हें बता सकता हूं कि इमरान खान की कैपेसिटी क्या है, हालांकि मैंने क्या बताना था। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी आप उससे मांग क्या रहे हैं, आपको चाहिए क्या उससे? उन्होंने कहा जी वो माफी मांगे। तो वो चीज़ तो उसके पास है ही नहीं। देखिए आप किसी आदमी से जो चीज़ मांगते हैं ना, वो उसके पास होती है। आप मुझे कहेंगे यार मुझे काला पेन चाहिए, मैं कहूँगा ये ले लें आप। ठीक, आप मुझे कहेंगे मुझे पिंक पेन चाहिए, वो उनके पास है, वो आपको दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। ये माफ़ी इमरान खान के पास है ही नहीं कि वो इनसे मांग ले। ये उसके एटीट्यूड, उसके करेक्टर का हिस्सा ही नहीं है। मैंने उनसे कहा यार आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी इमरान खान से बात हुई है और मैंने उनको सुना है, और मैं आपको ठीक बात बता रहा हूँ। आपके पास ना, मुझे जो असेसमेंट है 15 दिन है आपके पास। आप इमरान खान के साथ जो भी मामला करना चाहते हैं, वो लड़ाई नहीं करना चाहता। वो पाकिस्तान में इलेक्शन करना चाहता है, पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहता है। मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन वो रास्ता बनाएगा। अगर आपने उसको पकड़ भी लिया है तो आप उससे बात कर लें, लेकिन टाइम थोड़ा है आपके पास। इसके बाद ना वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। फिर मैंने उनको थोड़ा समझाया तो उसने मुझे जुमला बोला। उसने कहा जी जब थोड़े दिन इसको नशा नहीं ना मिलेगा तो फिर देखना ये पैरों में गिरेगा। ये उसने मुझे कहा। मैंने कहा जी आपकी ना इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आउटडेटेड है। अगर कभी खान ने नशा किया भी होगा ना तो ये वो वक्त नहीं है। अभी वो आपसे जान माल मांगेगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा उसे जान माल मांगेगा और वो एडजस्ट हो जाएगा। आपके पास 2 हफ्ते हैं, आप इमरान खान के साथ जो मामला तय करना है आप कर लें। ये लोग चले गए। मुझे उसने कहा जी कि तुम गाली दे के, जैसे वो कहते हैं गालियाँ वालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, तरह वो बोलते हैं। उन्होंने इमरान खान को गाली दी और उन्होंने पता नहीं 1-2 और सियासतदानों को गाली दी और कहता तुम उनकी तरह हो गए। ये मुझे इस तरह करके बोला। मैंने कहा यार फिर जो तुमने कहना है ना मुझे वो कह दो, मैं वो बोल देता हूँ। मेरे से अगर पूछने आए हो तो जो मैं ठीक बात होगी वही बताऊँगा ना। वो चले गए, फिर वापस आ गए। ये कैद का गुलाम क्या होता है? तब मुझे समझ आई कि ये रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं पीछे बैठ के। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते ये कैद का गुलाम क्या होता है? मैंने कहा जी आदमी हर गुजरते दिन के बाद ना एक दिन और गिन लेता है, और फिर आदमी कहता है मैंने इतनी मार खा ली, अब मैंने मुंह नहीं काला करना अपना। यानी मैंने इतनी मार खा ली है, अब मैं डील नहीं करूंगा। अब इमरान खान 3 साल से अंदर है और एग्जैक्टली वही हुआ जब मैं बाहर आया ना। तो ये इमरान खान को जब जेल में शिफ्ट कर रहे थे ना, तो इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया हुआ था बीच में कि मैं अब एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे यहाँ से शिफ्ट ना किया जाए। वो स्टेटमेंट जब मेरी नजरों से बुरा ना, मैं हैरान हो गया कि देखो अल्लाह ताला कैसे बात पूरी करता है। इमरान खान ने अपना मुश्किल वक्त काट लिया है। इन बेवकूफ़ों को आइडिया नहीं है। वो अब जिस जगह पे, मुझे जब चंद महीने गुजर गए थे ना, तो मुझे ISI की कैद में लगता था मैं अगर यहाँ बैठा भी रहूंगा तो क्या है, एक दिन चला जाऊंगा, नहीं भी चला जाऊंगा तो क्या है, ये मुझे मार भी देंगे तो क्या है। आपको आहिस्ता आहिस्ता ना ये चीजें बेमानी लगना शुरू हो जाती है। सर आपको अपना मकसद बड़ा लगना शुरू हो जाता है। आपको लगता है जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं एक ही दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह अगर निकालना तो इज्जत से निकालना। मैंने नहीं माननी इनकी गलत बात। तो इमरान खान सर, मैं अपने आप को जो समझता हूँ ना, उससे 100 गुना वो सख्त आदमी है। हम सबको आइडिया ही नहीं है और उसका कद कितना बड़ा है। हम बहुत छोटे छोटे आदमी होके, छोटे छोटे लोग होके, आज साबर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनके ऊपर 3 दफा अटैक हो गए हैं। आप पाकिस्तान जा नहीं सकते हैं, मेरी सिचुएशन आपके सामने है। तो इमरान खान क्या है सर, पूरी दुनिया उसको जानती है, दुनिया के हर लीडर को उसका नाम पता है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उसके ऊपर हम कौन है?
सर अगर इस सिस्टम को हम जैसे छोटे छोटे लोग चैलेंज कर सकते हैं ना, अगर सनम जावेद काबू नहीं आ रही ना सिस्टम के, अगर यास्मीन राशिद जैसी डॉक्टर काबू नहीं आ रही, इजाज चौधरी जैसा एक रवायती सियासतदान काबू नहीं आ, रवायती सियासतदान है, अगर परवेज लाई खड़ा हो गया, शाह महमूद कुरैशी अगर जेल काट रहा है, वो सर वो इमरान खान है, 1 लाख आसिम मुनीर निकलते हैं उसके अंदर से, बिल्कुल निकलते हैं, जितना बड़ा वो आदमी है। सर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, हाँ और ईमान मजारी हैं, वो देखें, ठीक है ना, ईमान मजारी हैं, महरंग बलोच, ये सारे ये इन्होंने मिसकैलकुलेट कर दिया। अब फौजी मिजाज है ना, तो दो ही रास्ते हैं, या गोली मार दो या सरेंडर कर दो।